अफ्रीकी बाजारों में तेजी, बैंकिंग शेयरों के दम पर नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एशियाई बाजारों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली और एसएक्स निफ्टी पर मामूली दबाव। आज से निफ्टी में इंडियन ऑयल और इंडिया बुल्स हाउसिंग की होगी एंट्री, आइडिया और भेल होगा बाहर। फर्टिलाइजर कंपनियों को मिल सकती है ज्यादा सब्सिडी, कैबिनेट की बैठक में आज होगा फैसला। मेगा पावर पॉलिसी को भी मंजूरी मिलना संभव, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एसेट डिस्ट्रक्शन बिजनेस में कोटक महिंद्रा बैंक की बड़ी खरीदारी, सब्सिडरी फिनिक्स एआरसी ने साउथ इंडियन बैंक से 1800 करोड़ रुपए के एनपीए खरीदे। और सस्ते में टू व्हीलर खरीदने का है आखिरी मौका, BS3 वाले टू व्हीलर बेचने के लिए कंपनियों में लगी होड़, दे रही है 22,000 रुपए तक के डिस्काउंट। और आज से हम करेंगे अप्रैल सीरीज की शुरुआत, और बड़ा सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन क्या निफ्टी और नई ऊंचाइयां छुएगा और 9,200 के पार निकलेगा, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब। आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, और जोजित BNP पारिबा के गौरांग शाह भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आई है। यूएस के लिए अच्छा सेशन रहा, कल का दिन डाउ में मजबूती देखने को मिली। यूरोप के मार्केट देखिए 3 में से 2 बाजार हरे निशान के साथ जाकर बंद हुए हैं, तो दिक्कत की बात ग्लोबल मार्केट से तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के आसपास है, कच्चे तेल में नरमी देखने को मिल रही है, और एशियाई बाजार देखिए जापान का बाजार मजबूत है, शंघाई फ्लैट, हांगकांग के बाजार जरूर थोड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ये 50-60 पॉइंट नीचे थे, और अब आप देखिए 150 पॉइंट की गिरावट, और इसी ने मूड बिगाड़ा है एसजीएक्स निफ्टी का। घबराने की जरूरत है, या फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर ही फोकस करें? साल का अंत है, एनएवी बढ़ाने के लिए डीआईएस की खरीदारी होगी, कैसे अप्रोच करेंगे आज मार्केट को? देखिए 9,200 को पार करना मुश्किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पिछली सीरीज में भी था और आज भी है। आज है, इसका मतलब ये नहीं कि पार नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन आज मुश्किल है, और उसकी वजह मैं वायदा कारोबार के डेटा में आगे बताऊंगा। तो इसीलिए आज मैंने 9,200 को निर्णायक लेवल पर चुना है ओपनिंग के लिहाज से। लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। कल हम 9,175 के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहे थे, इंसिडेंटली एग्जैक्टली वहीं पर जाकर क्लोजिंग हुई। थोड़ी ऊपर होती तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता कि हाँ हमने 9,175 के ऊपर निर्णायक तौर पर क्लोजिंग दी। तो आज मुझे क्या चाहिए? एक पॉजिटिव क्लोजिंग, भले वो 10 पॉइंट की ही मिले, भले 5 पॉइंट की भी मिले, लेकिन अगर आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती तो फिर इस सीरीज के लिए मेरा कॉन्फिडेंस तेजी की तरफ और अच्छे से बढ़ेगा, और फिर अगले हफ्ते से बाजार और अच्छी मजबूती का रुझान पकड़ेगा, जो कि 9,400 9,500 की रेंज में निफ्टी को ले जाने की कोशिश करेगा, बशर्ते कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, और एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर 5-10 पॉइंट ऊपर की मिल जाए तो क्या कहने। तो आज की क्लोजिंग मेरे लिए ज्यादा अहम है। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज को मैंने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है, 9,125 9,200 डे ट्रेड के लिए। 9,125 के नीचे सपोर्ट बहुत ज्यादा है, 9,075 पर भी है, 9,100 पर भी है, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि अगर ये डे ट्रेडिंग रेंज टूट जाए। वैसे लगता नहीं कि टूटेगी, लेकिन फिर भी 9,125 आज के लिए एक बार की आप सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। लेकिन 9,200 के पार निकलकर टिके तो फ्रेश खरीदारी भी आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, जो निफ्टी को 25 से 50 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है। तो इस रेंज के बाहर निकलने पर 50 पॉइंट का और एडिशनल मूव किसी भी तरफ आप मानकर चलें, और जब तक 9,075 के नीचे बंद ना हो, इस सीरीज के लिए आपके लिए राय है कि तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। और जो 2 दिनों से मैं कह रहा हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ेगा, आज भी मेरी वही राय है कि आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, वहां पर फोकस रखना चाहिए। जहां तक निफ्टी का सवाल है, कमजोर शुरुआत हो, 9,150 के आसपास या नीचे खरीदारी करें। अगर कमजोर शुरुआत मिल जाए आपको 25-30 पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया है, और थोड़ा नीचे मिले तो 9,125 के आसपास खरीदेंगे तो भी और बढ़िया है। जहां खरीदें वहां से 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लें। वैसे 9,150 की मैं ओपनिंग मान रहा हूं, तो 9,125 का स्टॉप लॉस होगा, 9,200 9,225 ऊपर के 2 लेवल। बैंक निफ्टी
बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कल बैंक निफ्टी में जो कुछ हुआ वो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी और इस सीरीज की थी, आई मीन मार्च सीरीज की थी, क्योंकि मार्च सीरीज के मुकाबले में अप्रैल सीरीज में बैंक निफ्टी अच्छी खासी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आपको शुरुआत थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिख सकती है, और अगर वैसी ठंडी शुरुआत दिखे तो 21,500 21,400 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी खरीदने में मैं एकदम कंफर्टेबल हूं। 21,400 के आसपास मिल जाए तो क्या कहने, और 21,300 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर तेजी कर लीजिए। 21,600 21,700 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। सेक्टर्स काफी हैं एक्शन वाले जो मैंने चुने, एनबीएफसी, पावर, फर्टिलाइजर, एविएशन, ये तमाम सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर रहेंगे। 15 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार में शामिल हो रहे हैं और उनमें कई सारी एनबीएफसीज हैं, वहां पर मुझे एक्शन बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव साइड पर एक ही सेक्टर दिख रहा है, वो है ऑटो, जहां पर BS4 के नियमों की मार आज भी पड़ती हुई दिख सकती है। भारी भरकम डिस्काउंट्स के चलते स्टॉक्स दबाव में रह सकते। तो ओवरऑल अदरवाइज सेक्टर स्पेसिफिक और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज तेजी का दिन है। हो सकता है दिग्गज शेयर थोड़ा सा आज ठंडा होता हुआ दिखे अच्छी दौड़ लगाने के बाद। बिल्कुल, चलिए तो आज का दिन है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का। कौन से वो स्टॉक्स हैं ये हम आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं वागले साहब किस तरह से बाजारों को आज ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये तीनों सूचकांक ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है अब तक। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए कॉल क्या है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अनिल जी जो कह रहे हैं कि 9200 के ऊपर क्लोज हुआ तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो क्लियर कट हम 94 9450 की तरफ यही सीरीज में जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ, समझ लो 30-40 पॉइंट करेक्टिव मूव आता है, 50 पॉइंट का भी करेक्टिव मूव आता है, तो मेरे लिए फिर भी वीक नहीं है। बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है कि वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। निफ्टी में बाय करके चले 9130 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 9240 आज या मंडे ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। बैंक निफ्टी 21,450 ऑन द डाउन साइड 21,950, मतलब 22,000 टच करने के आसपास है। बुल्स पूरे देखिए कंट्रोल में है मार्केट के, और वागले साहब भी देखिए लगातार कह रहे हैं कि तेजी करिए, तेजी में ही पैसा बना भी है। 9,240 एक दो दिन में आ सकता है। लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए गिरावट के साथ खुले। अच्छा, कितने बाय हैं और कोई सेल भी है क्या आज? एक सेल है। एक सेल है, ओके। चलिए तो 3 बाय और एक सेल है वागले साहब के पास, और वो हम बताएंगे थोड़ी ही देर में आगे। लेकिन डीआईएस ने जो खरीदारी करी है और ये एक्सपेक्टेड था भी, ये बताइए आज तक की खरीदारी है, आगे भी जारी रहने वाली है? आज तो रहेगी, कम से कम इतनी उम्मीद कर सकते हैं। पैसा है उनके पास में, और इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है कि तमाम फंड्स वही स्टॉक्स खरीद रहे हैं जो स्टॉक्स उनके पास पहले से है। ठीक बात, और यही वजह कि वो स्टॉक्स और ज्यादा भाग रहे हैं। और जब स्टॉक्स भागते हैं तो आपका कन्विक्शन, आपका भरोसा और बढ़ता जाता है। दिक्कत क्या है कि पैसा बहुत आ रहा है, कहीं कहीं तो लगाना है, और अब नए आइडियाज की कमी है, खासतौर से वैल्यूएशंस के लिहाज से। जब आप कोई स्टॉक नया खरीदते हैं तो आपको बड़ा पूरा पेपर पर होमवर्क बनाकर, रिसर्च रिपोर्ट लिखकर, वैल्यूएशन और उसके टारगेट बनाकर देने होते हैं। ठीक बात। और वो जस्टिफाई करना किसी भी फंड मैनेजर के लिए, रिसर्च एनालिस्ट के लिए इतना आसान काम नहीं है। तो उसमें फिर बढ़िया क्या है, जो स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, जिस पर रिसर्च की हुई है, टारगेट से दूर है, वही और ऐड कीजिए। अच्छा, उसकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाती है। और यही वजह कि आज मैं आपको एक खास बात कहना चाहता हूं कि जो स्टॉक्स, जो मिड कैप स्टॉक्स, जो कैश मार्केट के स्टॉक्स फंड्स के पोर्टफोलियो में प्रोमिनेंटली है, 5-5, 10-10% होल्डिंग वाले, वो शेयर आज और बढ़ेंगे, क्योंकि फंड वहीं पर आकर और खरीदारी करेंगे और उसका फायदा उन्हें मिलेगा 31 मार्च की एनएवी बढ़ाने में। जो नेट एसेट वैल्यू होती है फंड्स की, जो वैल्यू होती है मार्च के यानी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन, तो इस वजह से आज भी आप वहां खरीदारी आते हुए देखेंगे। लेकिन कल के सेशन में एक्सपायरी होने के बावजूद हेमंत, आंकड़े जो एफआईएस के वो ढीले हैं। सही बात है। न सिर्फ कैश मार्केट के ठीक है, लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स देखिए 1542 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, और ये ही एक ऐसा आंकड़ा है जिससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम 9,200 आज पार कर लेंगे। अदरवाइज मैं आसानी से कह सकता था कि 9,200 आज ही पार कर लेंगे और इससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता था। और उसके साथ अब थोड़ा सा एशिया वीक होता हुआ दिख रहा है। जो कुछ खरीदारी हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो भी कम है। 1250 करोड़ की एक्सपायरी के दिन खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स की मैं कहूंगा कम ही है, कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है। 4,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस खरीदे, उसमें मुझे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। हालांकि उसमें पुट ऑप्शन में एफआईएस की खरीदारी ज्यादा है, इंडेक्स के सामने हेजिंग करने के लिए आज से पुट ऑप्शन खरीद लिए। तो डेटा कुल मिलाकर ये ऐसे दिखा रहे हैं एफआईएस की तरफ से कि आप 9,200 आसानी से पार नहीं करेंगे। घरेलू फंड के डेटा मजबूत है, लेकिन उन्हें खरीदने कैश मार्केट के स्टॉक हैं,
तो उन्हें निफ्टी के स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। इस वजह से बाजार थोड़ा सा इंडेक्स के लिहाज से आज थोड़ा सा सुस्ती वाला माहौल दिखाए तो कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए तो इंडेक्स लेवल पर सुस्ती, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन, ये है आज का सार, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन जानते हैं तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आज आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं। बागले साहब बताइए, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से हैं? हेमंत, मैं तो पहले एचडीएफसी बैंक के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। आई थिंक कल आफ्टरनून में अनिल जी ने बात की थी, एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। ये बाय करके चले 1445 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1503। दूसरा होगा बाय इन अ टोरेंट फार्मा, जो 1449 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 1566। ऑलराइट, चलिए तो एचडीएफसी बैंक दिग्गज, और कल की तेजी का बड़ा श्रेय आपको एचडीएफसी बैंक को देना चाहिए। बैंक निफ्टी जो दौड़ लगा रहा था वो दरअसल इसी की वजह से। और दो स्टॉक्स हैं वो उनसे जानेंगे, लेकिन ये बताइए, गुड बाय हमने कह दिया है मार्च सीरीज को, 2.5% के शानदार रिटर्न्स बने हैं और इस फाइनेंशियल ईयर को गुड बाय कहने का आज दिन है, लेकिन बहुत बढ़िया रहा है ये पूरा फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल बताइए कि अब नई सीरीज का आगाज आज से हो रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं ऊपर में भी और नीचे में भी? कुछ अच्छी बातें बताऊं पहले नई सीरीज को। एक तो सीरीज हम वैसे देखा जाए तो हायर रेंज के साथ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पिछली सीरीज की शुरुआत जब हमने की तो 8,500 9,000 की निफ्टी की रेंज दिख रही थी और उस रेंज के हायर एंड को हमने पार किया। और इस बार जो रेंज शुरुआत होती दिख रही वो है 9,000 से लेकर 9,500। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 9,000 पर है, कॉल्स में 9,500 पर, तो रेंज आपकी बहुत ऊपर शिफ्ट हुई है, ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा संकेत ये कि हालांकि इस बार जो रोल ओवर में ट्रेडर्स ने पोजीशन ज्यादा तेजी की रोल ओवर की बजाय एफआईएस के, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर है 2.25 करोड़ के सामने लगभग 2 करोड़ 60 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो सीरीज हल्की तो नहीं है, थोड़ी सी हैवी कही जा सकती है। भले ही रोल ओवर्स के में परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे तो आपको कम नजर आएगा, लेकिन सीरीज का जो बेस है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है। 2 करोड़ 60 लाख शेयरों के आसपास के आप निफ्टी फ्यूचर्स के साथ ओपन इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, लेकिन यही दिक्कत आपको पिछली बार भी दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि पिछली बार तो बहुत सारी इवेंट्स थी, उसके बावजूद बाजार घबराए नहीं। तो इस बार भी ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो ये दो अच्छी चीजें हैं। अब थोड़ा सा सावधानी वाले संकेत क्या है, या फिर आज 9,200 को पार करना क्यों मुश्किल है या क्यों निर्णायक लेवल है? कल देखिए, एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट और कॉल में कहीं सबसे बड़ा एक्शन हुआ है तो वो है 9,200 पर। 9,200 के पुट में 6 लाख शेयर जुड़े हैं और कॉल में 7 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि रस्साकशी वाला मामला है। यहां पर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स कोशिश पूरी करेंगे कि इस लेवल को होल्ड किया जाए ऊपर या नीचे की तरफ, जिससे कि आपको एक ये कहें कि अपर हैंड मिले। अब क्यों 9,200 के पार निकलना मुश्किल होगा? उसकी वजह है कि 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में और हाईएस्ट 9,500 पर 29 लाख का, यानी कि लगभग बराबर ही है। तो ऐसे में आज आपके पास वो ट्रिगर नहीं है, न एफआईएस की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा है, घरेलू फंड्स की खरीदारी का आंकड़ा तो वो कैश मार्केट में, और उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स खासतौर से एशिया थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। तो होगा ये, अगर आपको पॉजिटिव शुरुआत मिले 9,200 के आसपास तो एक बार की प्रॉफिट बुक करके 50 पॉइंट के करेक्शन का इंतजार करें, और अगर एशिया के तर्ज पर आप नीचे खुल जाएं तो 9,125 9,150 की रेंज में खरीदारी का मौका देखें। निफ्टी जिस लेवल से 50 पॉइंट 60 पॉइंट गिर जाए उतना करेक्शन काफी है इस बाजार के लिए, और वहां से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी, और तब 25-30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख ले। तो ओवरऑल थोड़ा सा इंडेक्स में मुझे लगता है कि हल्का सा कंसोलिडेशन वाला मामला बन सकता है, और ऐसे में साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पूरा एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स। बिल्कुल, चलिए तो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, अनिल, और ये जो हम आज गुड बाय बोल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को, रघुराम एग्जिट, ब्रेक्जिट, डीमोनेटाइजेशन, ट्रंप की जीत, इन तमाम इवेंट्स के बाद आप देखिए बाजार ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। इस पर भी हम बात करेंगे एक्सपर्ट से आगे। गौरांग शाह जी हमारे साथ अब तैयार हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका व्यू नई सीरीज पर क्या है, नए फाइनेंशियल ईयर पर क्या है। लेकिन पहले एक ब्रेक लेने का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कमाल दिखाएंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आपने देखा 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर किस तरह की है, लेकिन गौरांग शाह हमारे
खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। बताइए, अब नया फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने जा रहा है कैसा रह सकता है, और इस सीरीज पर आपका क्या व्यू है जो आज से शुरू हो रही है? बहुत जल्द नतीजे में आ जाएंगे, और सबसे पहले तो सुप्रभात आपको हेमंत। और उस लिहाज से हमें लग रहा है कि जिस प्रकार की एक नकारात्मक परिस्थिति तीसरी तिमाही में कुछ लोग सोच करके चल रहे थे कि नोटबंदी को लेकर के नतीजों पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। और हमें उम्मीद है कि सिर्फ ये आखिरी चौथी तिमाही के नतीजे नहीं, अगले यानी कि आने वाले कल से जो नया वित्तीय साल होगा उसके भी नतीजे काफ़ी बेहतर होंगे। और उस लिहाज से मुझे नहीं लग रहा है कि बाजार में किसी की भी तरह की बुरी परिस्थिति खड़ी होगी। और किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को लेकर के, विदेशी संकेतों को लेकर के अगर परिस्थिति खराब होती है तो वो नीचे तरफ के दायरे काफ़ी सीमित होंगे। और हर एक गिरावट पर, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, खरीदारी कुछ हावी होती हुई नजर आएगी। और उस लिहाज से, नतीजों के लिहाज से मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, सिलेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑटोज, ऑटो एंसिलरी, सीमेंट, कंजम्पशन थीम पूरी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये सभी पर दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ मझौले स्टॉक्स में खरीदारी की राय है हमारी। मार्केट के स्टॉक्स में करें खरीदारी, ये राय है गौरांग शाह की। लेकिन देख लेते हैं आज वो 5 दमदार शेयर जहां पर खबरों के दम पर दिखने वाला है एक्शन। टॉप 5 स्टॉक्स। जे कुमार इंफ्रा, इन्हें 3 प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 7 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी कि अब ये अगले 7 साल के लिए इनके नए प्रोजेक्ट्स में बोली नहीं लगा पाएंगे। जे कुमार इंफ्रा का ये कहना है, एक्सचेंज में उन्होंने जो नोटिस भेजा कि ये तमाम ऑप्शंस की जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो कोर्ट में या दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बुरी खबर इस कंपनी के लिए। बिल्कुल। और कैबिनेट की बैठक देखिए आज शाम होने वाली है 6, साढ़े 6 बजे के आसपास, और उसमें 2 बड़ी खबर निकल कर आ सकती हैं। एक तो चावल कंपनियों के शेयरों पर रखिएगा नजर, यहां पर एक बड़ी राहत मिल सकती है। ऑर्गेनिक चावल एक्सपोर्ट करेंगी कंपनियां और कोई पाबंदी नहीं होगी। अब तक ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक कैप था, वो कैप हटने वाला है, तो चावल स्टॉक्स को तेजी के साथ आज ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही यूरिया कंपनियों के लिए भी एक बड़ी राहत आने वाली है, क्योंकि जो यूरिया पॉलिसी है उसमें फेरबदल करके यूरिया कंपनियों को बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। ये वो सेक्टर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मुकुंद लिमिटेड, जापान की कंपनी सुमितोमो कॉर्प के साथ इन्होंने एलॉय स्टील कारोबार के लिए एक ज्वाइंट वेंचर किया है। इस कारोबार में 49% हिस्सा जापानी कंपनी सुमितोमो कॉर्प खरीदेगी। और जेएसपीएल, इसकी बोर्ड बैठक कल हुई, इस पर भी नजर रखिए। बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि 4.8 करोड़ वारंट्स जारी किए जाएंगे, तो प्रोमोटर्स ग्रुप को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अगर वारंट्स जारी किए जाएंगे तो पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। ओके। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का यहां पर आज एक बोर्ड बैठक है, और बोर्ड बैठक में नॉन प्रोमोटर्स यानी कि प्रोमोटर्स के अलावा दूसरे लोगों को शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि संख्या छोटी है, 4,32,000 शेयर जारी होंगे 20 रुपए के हिसाब से, तो छोटा एक इन्वेस्टमेंट यहां पर आज हो सकता है। और आज पार शेयरों के लिए बड़ा दिन हो सकता है। फाइनली आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें मेगा पावर पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और गौरांग शाह भी। गौरांग जी, ये बताइए, मेगा पावर पॉलिसी अगर आज आ जाती है, संभावना पूरी आ ही जाएगी, कौन से शेयर खरीदेंगे इसके दम पर आप? सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात। किस कंपनियों को किस तरीके का मौका मिलता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में अगर आप देखने जाए तो हमारी कवरेज टाटा पावर, एनटीपीसी और कलकत्ता इलेक्ट्रिक पर काफी लंबे समय से रही है। और उसी लिहाज से जिस तरीके से क्षमता विस्तार हो रही है और सरकार की कोशिश जो है 24/7 हर एक दूर दराज गांव में ऊर्जा पहुंचाने की, बिजली पहुंचाने की, उस लिहाज से आरईसी पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 3 अन्य कंपनियां हैं जो हमें पसंद है। तो ये अच्छी बात है, ऊर्जा क्षेत्र को एक बढ़ावा मिलेगा, लेकिन किन किन कंपनियों को फायदा होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और फिर उस लिहाज से हम अगर इन कंपनियों का जिसका मैंने जिक्र किया है 3 या 5 या 6 कंपनियों का, अगर
इन कंपनियों को फायदा मिलता है तो डेफिनेटली हम हमारा जो लक्ष्य है वो ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का मौका इनको मिलता है। ओके, चलिए तो लेकिन पावर सेक्टर रहेगा आज रडार पर। शाम को 6-6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शुक्रिया गौरांग जी आपका समय निकालने के लिए और अपनी राय हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कौन से 2 और सेक्टर्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। जी हां, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बड़ी राहत की बात आ सकती है। चावल के शेयर जो लगातार दौड़ लगा रहे हैं वो भी आज फोकस पे रहेंगे कैबिनेट की बैठक के दम पर। तो कैबिनेट की बैठक पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। देश में है प्राकृतिक संसाधनों की भरमार। इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे मिल सकती है तेज रफ्तार और इसी मकसद से सीआईआई के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने की है अनूठी पहल, ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव। दिल्ली में 5 और 6 अप्रैल को जुटेंगे 20 से ज्यादा देशों की जाने माने बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट एक मंच पर। साथ में होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों के नुमाइंदे भी इस बड़ी पहल में शामिल होंगे ताकि आगे के लिए एक मुकम्मल रोड मैप तैयार किया जा सके। तो 5 और 6 अप्रैल को नेटवर्क 18 और सीआईआई की अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी पहल ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का आप भी बनिए हिस्सा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज 3 सेक्टर फोकस में रहेंगे, पावर, फर्टिलाइजर और चावल के सेक्टर्स। क्यों रहेंगे फोकस में? ये इसलिए क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और क्या एजेंडा में आज कैबिनेट के, ये सब बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। कैबिनेट की इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं कृषि क्षेत्र को लेकर के। एक फैसला हो सकता है यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत सरकार इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के तहत जो घरेलू कंपनियां हैं उसको जो सब्सिडी देती है उस सब्सिडी की रकम बढ़ाने का फैसला ले सकती है। दरअसल होता क्या है कि इंपोर्टेड यूरिया की कीमत अगर घरेलू यूरिया से काफी ज्यादा कम होती है तो घरेलू कंपनियों की जो यूरिया है वो बिक नहीं पाती है। तो सरकार कहेगी कि आप इंपोर्टेड यूरिया के बराबर अपनी कीमत को लीजिए और बाजार में बेचिए और इससे जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। लेकिन उस भरपाई की एक सीमा होती है, उस सीमा को सरकार कैबिनेट की बैठक में बढ़ा सकती है। इससे घरेलू यूरिया बनाने वाली कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो ये है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। अभी क्या होता है कि आप एक साल में 10,000 टन से ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार इस सीमा को पूरी तरह से हटाने का फैसला ले सकती है। यानी जब चाहे जितना चाहें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। कई सारे घरेलू कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर एलटी फूड्स की बात करें, कोहिनूर फूड्स की बात करें, केआरबीएल की बात करें या फिर दूसरी ऐसी कंपनियों की बात करें, तो वो लोग ऑर्गेनिक फूड्स बनाते हैं। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में कर सकेंगे और भारत की हिस्सेदारी पूरे ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा फैसला मेगा पावर पॉलिसी में बदलाव का हो सकता है। यानी जो पावर प्रोजेक्ट अलग अलग वजहों से अटके पड़े हैं, शुरू नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी मिलती रहेगी या मदद सरकार की तरफ से मिलती रहेगी। ये मदद अगले 3 या 4 साल तक मिलती रहेगी। ये ऐलान किया जा सकता है कैबिनेट की बैठक के बाद। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। ओके, चलिए तो ये सेक्टर, 3 सेक्टर देखिए, पावर, फर्टिलाइजर, राइस, ये सेक्टर्स आज आपके फोकस में रहने वाले हैं साफ तौर पर। अनिल, मैं देख रहा था कोहिनूर फूड्स, कोहिनूर ऑर्गेनिक नाम से अपने ब्रांड्स बेचती है, एलटी फूड्स इको लाइफ ब्रांड के नाम से और केआरबीएल इंडिया गेट ऑर्गेनिक के नाम से। तो ऑर्गेनिक फूड को खाने की और जो मांग है विदेशों में, साफ तौर पर
उसको पूरा करेंगी ये चावल कंपनियां? नहीं, इस सेक्टर के फंडामेंटल्स 3-4 महीने पहले से ही बदल चुके हैं और सुधर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो खबरें आ रही वो और तेजी बढ़ाएगी, तो कोई डाउट नहीं है। और सबसे बढ़िया बात हेमंत ये कि इनके लिए डाउन साइड रिस्क अब कम हो जाती है। जब एक्सपोर्ट आपको अलाउ कर दिया जाता है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि घरेलू बाजारों में कीमतें बरकरार रहेगी। अब हो सकता है मानसून कमजोर हो और उसके चलते हुए प्रोडक्शन कम मिले, लेकिन उसकी भरपाई आपके पुराने स्टॉक में होगी। और वैसे कहते हैं कि जितना पुराना चावल उतना ज्यादा महंगा और ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक और चावल कंपनियों के लिए खबर आई है कल ही बाजार बंद होने के बाद, वो ये कि थाईलैंड और भारत में जो चावल के दाम है वो $2 से प्रति टन से बढ़ गए हैं। लोकल करेंसी जो हुई है मजबूत हुई है। तो शुरुआत में मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप शेयर ना भी खरीदे चावल तो जरूर खरीद ले कम से कम। क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं चावल स्टॉक। अच्छा, हम वागले साहब से हर बार पूछते हैं और वागले साहब तो कोहिनूर के ऊपर बुलिश रहते हैं और कोहिनूर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अगर कोहिनूर तो ठीक है, लेकिन ये बताइए बाकी के वो 2 स्टॉक्स LT फूड्स और KRBL, इन दोनों में आपको बेटर कौन सा दिखता है? कल मैंने LT फूड्स कहा था और मैं मेंटेन करता हूं उसको। एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है जो कि 62 लेवल से आई थिंक उसके पार निकलेगा, तो ये 72, 73 एक 15% की मूव बहुत जल्द 3 से 4 दिन में दे सकता है। तो एट दिस लेवल में LT फूड्स के साथ जाना चाहिए। और फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या पसंद है आपको? मुझे याद है आप RCF पर एक समय में काफी बुलिश थे और ये वो स्टॉक है जो हर रोज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहा है। कल आप कुछ और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 6-7 साल के हाईज को क्रॉस करके इसने समाप्ति दी है 74 के ऊपर, तो अभी ये क्या 90 जा सकता है? क्या आपका टारगेट क्या है ये बताइए? आप जो जमाना बोल रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने पहले था। बिल्कुल सही है। क्या 3 महीने में रनअप दिया? अगर इसका चार्ट देखें ना लंबा वाला 3-6 महीने वाला, तो RCF का क्या जबरदस्त चार्ट है। आपके टारगेट बताइए। मैं एक उसकी स्टोरी दोहराता हूँ, सॉरी 1 मिनट। नहीं बताइए ना। 54 पे हमने बोला था, 66-68 का टारगेट था, वो तो आ गया और अभी वो टारगेट के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर 74-75 के ऊपर आज का क्लोज होता है, जो मुझे लगता है होगा, न्यूज भी है, तो ये 110 के मूव की तरफ की तैयारी है, जो कि अगले कुछ 4 से 6 हफ्ते में जा सकता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जिन्होंने पहले लिया है, या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 66 का स्टॉप लॉस रखिए तो आप रिस्क ले रहे हैं 8 रुपए की, अपसाइड 30 रुपए का, 110-115 का मुझे लगता है व्यू 1 से 1.5 महीने में आना चाहिए। इसमें ना ये सब्सिडी बढ़ाना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग एग्जैक्टली मुझे लग भी नहीं रहा था कि कोई गवर्नमेंट इस बारे में सोच सकती है, क्योंकि इस गवर्नमेंट का इरादा ही नहीं कहीं सब्सिडी बढ़ाए। सबसे बड़ी बात ये 45-46 रुपए से हम RCF इसलिए कह रहे थे कि तेजी होगी कि ये भी एक और ऐसा सेक्टर है जिसके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरह ही फंडामेंटल्स बदल रहे हैं। और उस समय लोगों को भरोसा नहीं होता था। शुरुआत में मुझे पता है HPCL 150-200 रुपए, 250 रुपए में मिलता था। सबको लगता था कि ये कोई शेयर है क्या खरीदने लायक, और हर आदमी अवॉइड करता था। सेम वही फर्टिलाइजर में एक चीज पर ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो ये डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर DBT, यानी कि सब्सिडी का सीधा भुगतान बैंक अकाउंट में जो होने वाला है वो पूरा गेम चेंजर होगा। वो होना है आगे पीछे, और वो बहुत बड़ी तेजी जो आपने बात कही ना कि ये सरप्राइजिंग है, मैं आपको बताऊं ये क्यों सरकार को करना पड़ा। सरकार को इसलिए सब्सिडी बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि इंपोर्टेड यूरिया की जो कीमतें हैं वो कम आ रही हैं, और अगर इंपोर्टेड यूरिया ही भारत में बिकता रहा तो फिर ये कंपनियां क्या करेंगी? और सरकार का फोकस है इनडायरेक्टली एंटी डंपिंग। एग्जैक्टली। तो सरकार का फोकस क्या है? सरकार का फोकस है घरेलू इंडस्ट्री को रिवाइव करने का, और इसीलिए देखिए ये तमाम कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं। तो RCF पर नजर। एक बात और इसमें जोड़ दूं, जो पुराने जितने यूरिया प्लांट्स हैं जी, और सबके लिए पावर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रेजुअली सरकार का पूरा इरादा है कि इन्हें गैस बेस शिफ्ट करने का, तो इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी कम हो जाएगी, और ये एक और बड़ा गेम चेंजर होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, क्यों बाजार सरकारी कंपनियां नहीं खरीदना चाहता है? उसकी वजह है 2, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और दूसरा ऑपरेशनल इश्यूज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर होती दिख रही है कि सरकार ये DBT कर देगी, और ऑपरेशनल इश्यू यानी कि आपको कंपनियों को अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत मिल जाएगी। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव होकर अपने आप पैसा बनाने लगेगी, जैसे कि आज किसी HPP IOC को फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइसेस ऊपर हो नीचे हो, वो अपने आप में इतने मजबूत हो चुके कि वो पैसा बनाना जानते हैं और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। यही सिचुएशन इन फर्टिलाइजर कंपनी की होने वाली है आगे। बिल्कुल। तो आपको पता है आज कौन से 3 सेक्टर फोकस में रहने वाले हैं? फर्टिलाइजर, राइस और पावर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स पावरफुल हैं ये भी हम बताएंगे वागले साहब से पूछकर। अच्छा, बलिगा जी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, अमरीश बलिगा जी। और अमरीश बलिगा जी कह रहे थे कि देखिए कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक
की डील में कुछ नहीं निकल कर आएगा। सुबह ही उन्होंने बता दिया था और शाम को देखिए कुछ नहीं आया। तो बलिगा साहब से पूछेंगे कोटक महिंद्रा बैंक अब कैसा लगता है, उन्होंने जो एनपीए खरीदा है साउथ इंडियन बैंक का। क्रिस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके वायदा बाजार के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे। और राकेश बंसल जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे वो कौन से शेयरों पर सबसे ज्यादा बुलिश हैं नई सीरीज के लिए। ये सब एक्शन रहेगा ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, कौन से शेयरों पर वो बुलिश या बेरिश हैं। एक सेक्टर फार्मा सेक्टर जिसने सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया है इस फाइनेंशियल ईयर में, उस पर बात करते हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर। नियति शुरुआत करिए फार्मा सेक्टर की रिपोर्ट्स के साथ। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला पे नेगेटिव रिपोर्ट्स है आज, क्रेडिट स्विस और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, और जेपी मॉर्गन कैडिला पे आज पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है क्रेडिट स्विस। डॉक्टर रेड्डीज पे टारगेट प्राइस इन्होंने घटा के 2300 रुपए का कर दिया है। 12% की मौजूदा भाव से ये गिरावट देख रहे हैं। अगले 2 साल में इन्होंने जो ईपीएस के अनुमान है वो 16% और 7% भी घटा दिए हैं। श्रीकाकुलम प्लांट का क्लियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होगा और अब जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। डाउनग्रेड करा है इन्होंने अपना टारगेट प्राइस, 2300 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच पे सिप्ला डाउनग्रेड कर रहा है। न्यूट्रल की रेटिंग थी, अब इसे घटा के इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग कर दिया और टारगेट प्राइस भी इन्होंने घटा करके 570 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 5% की गिरावट और ये शेयर देख सकते हैं अपने ईपीएस के अनुमान भी अगले 2 साल के लिए 5% और 11% घटा रहे हैं। इनको टोरेंट फार्मा इस स्पेस में ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनके मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। कैडिला पर लेकिन इनिशिएट कर रहा है जेपी मॉर्गन अपनी कवरेज, न्यूट्रल की रेटिंग है लेकिन टारगेट प्राइस 475 रुपए का है जो कि मौजूदा भाव से 6% की तेजी का इनका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इस स्टॉक के लिए अगर होगी तो वो यूएस की जो रिकवरी होगी वो होगा। ये मान के चल रहे हैं कि अर्निंग्स की विजिबिलिटी अब और ज्यादा इंप्रूव हो गई है, हालांकि अप्रूवल्स अभी भी की रहेंगे कि किस तरह से ये इंप्रूव करते हैं। मार्जिन्स में एक सुधार की इनको उम्मीद है, 20% के आसपास अभी करंट लेवल्स है, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। निवेश करके चलिए 475 रुपए का लक्ष्य कैडिला दिखा सकता है जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये 3 है रिपोर्ट्स फार्मा सेक्टर पर, जिनमें से 2 हैं खराब, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे दिग्गजों के लिए। लेकिन बताएं नीति, और कौन से शेयर हैं आज एफआई ब्रोकरेजेस के रडार पर? 2 बैंक स्पेस पे सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक्स पर। कोटक महिंद्रा बैंक, कल वो फाइनली उन्होंने अपना कैपिटल रेजिंग प्लान बता दिया है। सीएलएसए के मुताबिक जो फंड ये जुटा रहे हैं 5500 करोड़ रुपए का, ये इनके अनुमान से कम है, लेकिन एक बड़ा एक्विजिशन अभी भी ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, 920 रुपए का इनका लक्ष्य, और सिटी का भी बिल्कुल निवेश करने की सलाह है। 930 रुपए का जो उनका टारगेट था वो इन्होंने अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। 8% की तेजी कोटक महिंद्रा बैंक आपको अगले 12 महीने में दिखा सकता है। येस बैंक पर गोल्डमैन सैक्स का एक अपग्रेड है, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 1553 से बढ़ाकर 1700 रुपए का कर दिया है। 147 रुपीज के आसपास इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। 10% की तेजी ये शेयर और दिखा सकता है। क्योंकि जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ यही बैंक है जो दर्ज कराएगा। 28% लोन ग्रोथ अगले 2 साल में होने की इनको उम्मीद है। निवेश करके चलिए 1700 रुपए का लक्ष्य येस बैंक आपको दिखा सकता है। पावर ग्रिड पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच पॉजिटिव है, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 240 रुपए का इनका लक्ष्य है, 23% की मौजूदा भाव से तेजी दिखा सकता है। और कोलगेट पे भी HSBC निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 1110 रुपए का है। रूरल डिमांड बेहतर होगी और जीएसटी के रेट्स अगर लो होते हैं तो इनको फायदा होगा। 1110 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 10% की मौजूदा भाव से तेजी कोलगेट आपको दिखा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होना चाहिए। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। अब एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। अमरीश बलिगा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्रिस सुब्रमण्यम साहब और राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। बलिगा साहब, शुरुआत आपसे, और शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक से। आप तो वहां पे पहले आपके एम्प्लॉयर भी रह चुके हैं, बताइए। काफी समय पहले बिल्कुल। तो अब क्या व्यू है कोटक महिंद्रा बैंक पर, खासतौर पर इस इवेंट पर राय दीजिए जो इन्होंने एनपीएस खरीदे साउथ इंडियन बैंक पर। साउथ इंडियन बैंक पर भी व्यू बताइए। क्योंकि साउथ इंडियन बैंक ने एनपीएस बेचे हैं, आई थिंक आई वुड बी स्लाइटली मोर पॉजिटिव ऑन साउथ इंडियन बैंक, क्योंकि ये स्टॉक चला भी नहीं है, 20 रुपए के आसपास ही है। आई थिंक द ओनली इश्यू राइट नाउ वुड बी द राइट्स का जो अलॉटमेंट आया है,
दैट कुड कम इनटू द मार्केट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। शायद उसके लिए शायद प्रेशर रह सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज पॉजिटिव फॉर साउथ इंडियन बैंक। फॉर कोटक आई डोंट थिंक इट मेक्स टू मच ऑफ अ डिफरेंस, इट्स लाइक स्लाइटली पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड रिमेंबर कि कोटक इज क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव बैंकिंग स्टॉक। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा लाइक ऊपर जा सकता है अनलेस देयर इज अ ह्यूज ट्रिगर, एंड वी आर लाइक वेटिंग फॉर अ ट्रिगर couple of days back, वो तो हुआ नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाने का चांस है। So I think, I mean, if one has Kotak for longer term, one can still hold on. Short, medium term angles से I would say possibly look at booking profits. अच्छा सुब्रमण्यम सर, ये बताइए फिर एक ट्रेड ये बन सकता है क्या, कोटक बेचा जाए और यस बैंक खरीदा जाए? यस बैंक पर आज फिर से गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है, 1700 का टारगेट, तो क्या ऐसा कोई ट्रेड बन सकता है, पेयर ट्रेड एफएनओ ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक मेरा एक्चुअली पर्सनली मैं ये पेयर ट्रेड पे डेफिनेटली बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर दो दिग्गज काउंटर की हम बात कर रहे हैं, कोटक और यस बैंक की, हाँ भले ही थोड़ी बहुत यहाँ पर एक स्लगिशनेस आ सकती है कोटक, लेकिन दोनों चार्ट्स में इतने स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है। तो शायद एक हो सकता है यहाँ पर एक 825 840 तक एक बार फिसले कोटक स्लगिशनेस में, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। और जहां तक येस बैंक का सवाल है, आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी एक रनअप हो चुकी है, तो वहां पर भी एक वापस एक नियतम आउट परफॉर्मर रह सकती है, लेकिन कोटक के मुताबिक। लेकिन मेरा मानना है कि शायद वो प्रेफरेंस के तौर पर आई थिंक येस बैंक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम में डेफिनेटली खरीदी की जा सकती है, लेकिन वो पे ट्रेड का आई थिंक आई वुड नॉट बी मच कीन। ओके, तो ये राय है आपके लिए। इस वक्त हम कोटक और यस बैंक पर, ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हमें सुब्रमण्यम सर से लेनी उनकी पिक्स, वागले साहब की भी 2 बाकी हैं अभी, और साथ ही राकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज है। इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले जी, अमरीश बलीगा जी हमारे साथ हैं, क्रिस सुब्रमण्यम साहब हैं, राकेश बंसल जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राकेश, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, पहला कॉल एक बाय कॉल रहेगा अदानी इंटरप्राइजेस पर। यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है नई सीरीज में ये स्टॉक एक बड़ी रैली दिखाने का दमखम रखता है। 101.50 पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 113 के टारगेट के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को खरीदने की राय रहेगी। सिप्ला में कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 590 के स्टॉप लॉस के साथ 614 के लक्ष्य के लिए सिप्ला को खरीदने की राय रहेगी। थर्ड एक बाय कॉल रहेगा सीमेंस का, जहां पे टेक्निकल रुझान काफी पॉजिटिव है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखा था, बट पिछली सीरीज में एक्सपायरी के प्रेशर में स्टॉक में मूव नहीं आया और मुझे लगता है इस सीरीज में स्टॉक एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है ऊपर में। 1220 का स्टॉप लॉस 1319 के लक्ष्य के लिए सीमेंस को खरीदने की राय रहेगी। एंड लास्ट एक बाय कॉल रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी पर, जहां पे एज कंपेयर टू बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगता है और मुझे लगता है 366 के स्टॉप लॉस के साथ 391 के लक्ष्य के लिए आईओसी को खरीदना चाहिए। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस, सीमेंस, आईओसी, ये 3 स्टॉक रखे रडार पर। आज पहला दिन, आज मतलब कल से निफ्टी हो जाएगा, निफ्टी में आ जाएगा तो आईओसी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 स्टॉक कल से निफ्टी में शामिल होंगे। 2 बार निकलेंगे आइडिया और भेल। और वैसे भी देखिए आइडिया तो फंडामेंटली कमजोर रही है और भेल ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयरों में जो हुए, तो अब जनरली 2 फाइनेंशियल ईयर इतना बढ़िया प्रदर्शन करे इसकी संभावना कम है, तो दोनों ही बेहतरीन शॉर्ट है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर मैं थोड़ा सा सावधानी का संकेत दूंगा, क्योंकि एक तो वैसे भी ये स्टॉक 105 106 पर जाकर अटक रहा है। दूसरा, आज कुछ ऑस्ट्रेलिया को लेकर, इनकी माइंस को लेकर कुछ नेगेटिव खबरें आती हुई दिखी है, जो इनके लिए बड़ा नेगेटिव। वहां पर कोई बिल पास हुआ है जिससे फर्क मैं एग्जैक्ट डिटेल निकालने की कोशिश करूंगा। उससे पहले क्रिस सर हमारे साथ हैं। सर बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज एफएनओ में आज। शुरुआत तौर पे गॉडरेज इंडस्ट्रीज, नॉर्मली हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन एफएनओ की जो डेटा आ रही है नए सीरीज के लिए, जो मार्च सीरीज में ओपनिंग की जो ओपन इंटरेस्ट थी 9 लाख के आसपास है, इस बार 19 लाख की एक ओपन इंटरेस्ट देखने को मिली है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इसका जो चाल है काफी एक स्टेडी राइज देखने को मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद अप्रैल में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चले 540 का टारगेट और 480 का स्टॉप लॉस। दूसरा एसबीआई, आई थिंक बहुत हफ्ते के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले 280 के
पास ऊपर हमने कंसिस्टेंट ट्रेडिंग हमने देखे लास्ट 3-4 दिन में, तो इसमें खरीदारी करने की राय है। 310 का टारगेट और एक 280 का स्टॉप लॉस। और तीसरा पीटीसी, यहां पर भी अगर आप देखें तो भले एक लास्ट सीरीज तक एक ब्रॉड अंडर परफॉर्मर है, लेकिन यहां पर शॉर्ट रोल्स की कमी देखने को मिली है, तो यहां पर एक बुलिश यहां पर ट्रेंड हो सकती है। तो यहां पर एक मोडेस्ट टारगेट 98 पकड़ के हमने यहां खरीदारी की सलाह दी है और एक 85 का स्टॉप लॉस। और 2 बुल स्प्रेड का भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक रिलायंस कैपिटल जो लास्ट सीरीज का और स्टार था और कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ी बहुत यहां पर प्रॉफिट देखने को मिली थी, लेकिन हमारा मानना है कि शायद इसमें मोमेंटम वापस आ सकती है। 620 का जो स्ट्राइक है जो 24 के आसपास बंद हुआ था, उसका खरीदारी करके चले और 680 का कॉल जो 7 के आसपास बंद हुआ था उस पर बिकॉली करके चले और इसका नेट कॉस्ट जो है 17 के आसपास आ रहा है, तो टारगेट आप 35 रख रहे हैं और एक स्टॉप लॉस 10। और लास्ट में अदानी पोर्ट, अगर आप देखें तो लास्ट कल के सेशन में जबरदस्त बढ़त देखी और पूरे इनफैक्ट एंटायर अदानी ग्रुप में मेरा भी मानना है कि शायद तेजी का रुख है, इंक्लूडिंग अदानी एंटरप्राइजेस। भले आज जो भी आप नेगेटिव खबर बताएं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एंटायर ग्रुप पे एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अदानी पोर्ट में भी बुल स्प्रेड का सलाह है, यहाँ पर 340 का एक कॉल खरीदारी करके सलाह दे रहे हैं, जो 14 के आसपास बंद हुआ था। 370 का कॉल जो 4 के आसपास बंद हुआ था उसमें बिकॉली करके चले, तो नेट कॉस्ट जो है 10 है और टारगेट 20 और स्टॉप लॉस 5। तो 2 बुल स्प्रेड और 3 बाई कॉल्स। ओके, तो ये तमाम शेयर है। यहाँ पर आपको आज एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्शन कुछ और स्टॉक्स में होगा जो वागले साहब को भी पसंद है, लेकिन वो लेंगे हम ब्रेक के बाद, क्योंकि ये ब्रेक काफी अहम है और इस ब्रेक के बाद का एक्शन भी काफी अहम है। शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। थोड़ी सुस्ती है, एसजीएक्स निफ्टी में ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ कल देर रात तो बहुत ही मजबूत था, 35-40 पॉइंट ऊपर देखा था मैंने, एसजीएक्स वहां से नीचे फिसला है। और उसके बाद हम बताएंगे आपको रुपए की ओपनिंग, देखेंगे कि आज करेंसी मार्केट में कहां मजबूती देखने को मिलती है। 64.91 ये था कल का लेवल करेंसी मार्केट का, तो आज थोड़ी कमजोरी होती है, 65 का लेवल होल्ड कर पाते हैं, यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद स्टॉक 2020 का अपडेट और बाद में शुरू होगा भरपूर एक्शन और खासतौर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में कई सेक्टर्स हैं जो आज दिखाएंगे दमदार प्रदर्शन। और साथ ही वायदा कारोबार में आज पारी की शुरुआत करेंगे 15 नए खिलाड़ी और वहां पर होगा भरपूर एक्शन। तो पूरा का पूरा एक्शन और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तमाम मौके पहला सौदा में। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ आप भी बने रहिए।